Good morning, students. This is our geography period. Okay. Now we study about second lesson: natural resources, land, soil, and water. Okay. In India, India is a vast country with a large population. Land is needed to produce food crops for human beings and raw materials for industry. हाँ, इंडियन लोग मतलब इंडिया एक हाईली पॉपुलेटेड कंट्री है और इसलिए हमें लैंड जरूरी है क्रॉप्स ग्रो करने के लिए, और उसके साथ साथ ही इंडस्ट्रीज के लिए जो रॉ मटेरियल लगता है उस मटेरियल के लिए भी हमें लैंड नीडेड है. ऑल टाइप्स ऑफ लैंड कैन नॉट बी कल्टिवेटेड. द कल्टिवेशन ऑफ लैंड डिपेंड्स अपॉन. अब देखो, हर टाइप की लैंड जो होती है वो कल्टीवेशन के लिए यूजफुल नहीं होती है. तो कुछ क्वालिटीज है लैंड की, जिस क्वालिटीज के साथ क्या कर सकते हैं, हम वहां पे कल्टीवेशन कर सकते हैं. दीज क्वालिटीज आर रिलीफ, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, नीड्स ऑफ द पीपल. देखो, अब इन 4 पॉइंट के आधार पर हम सॉइल का कल्टीवेशन और लैंड वो कल्टीवेशन के लिए यूजफुल है या नहीं है ये देख सकते हैं. कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेस. वी मस्ट मेक प्रॉपर प्लान्स टू यूज द लैंड. अब देखो, लैंड का कंजर्वेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है. क्यों? क्योंकि बहुत पॉपुलेशन की ग्रोथ हो रही है और उसकी वजह से पॉपुलेशन की ग्रोथ होने की वजह से क्या हो रहा है, लैंड जो है वो कम हो रही है. उससे भी ज्यादा जितनी भी लैंड है वो पूरी लैंड कल्टीवेशन के काबिल नहीं है. इसलिए जो भी यूजफुल लैंड है उसे हमें कंजर्व करना है. दिस कैन बी डन थ्रू. अब किस रूल्स के हिसाब से हमें उस लैंड को कंजर्व करना है ये अब हम देखेंगे. चेकिंग फर्दर स्प्रेड ऑफ डेजर्ट्स, adopting scientific techniques, conserving soil and forest, providing irrigation facilities, increasing the use of manure and chemical fertilizer, afforestation and land reclamation, checking overgrazing. अब देखो, लैंड कंजर्वेशन करना है तो क्या करना है, पहले तो हमें प्रॉपर प्लान बनाना है कि जिस प्लान के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, लैंड का कंजर्वेशन करते हैं. उसके बाद है जो इरिगेशन के लिए वाटर सप्लाई जरूरी होता है, उसका भी हमें प्लान करना पड़ेगा और वो प्रॉपर प्रोवाइड करना पड़ेगा इरिगेशन के लिए वाटर सप्लाई. और फर्टिलाइजर और केमिकल्स जो होते हैं वो भी इंक्रीज करने पड़ेंगे. और उसके साथ साथ अफॉरेस्टेशन एंड लैंड रिक्लेमेशन और चेकिंग ओवरग्रेजिंग. मतलब ओवरग्रेजिंग मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में जहाँ पर एनिमल्स, पेट एनिमल जो होते हैं वो ग्रेजिंग के लिए जाते हैं, वो उस वजह से भी लैंड बैरन होती है. तो उसका भी हमें प्लानिंग करना है ताकि हमारी लैंड कंजर्व हो. अब सॉइल रिसोर्सेस. सॉइल इज एन इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स. इट इज द टॉप कवरिंग
ऑफ द अर्थ सरफेस। सॉइल जो है अर्थ की कवर के जैसी है। सॉइल इज फॉर्म ड्यू टू wear and tear of rocks by natural and human made forces। अब सॉइल कैसे फॉर्म होती है? तो जो फोर्स होते हैं, जो वो ह्यूमन मेड हो या नेचुरल फोर्स हो, उनके थ्रू सॉइल फॉर्मेशन होता है, जो कि हमने 7th क्लास में स्टडी किया है। द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इज रिलेटेड टू द parent rock material, relief, climatic conditions, natural vegetation and animal and human activities। अब देखो सॉइल का फॉर्मेशन में बहुत सारी बातें इंक्लूड होती है। जो पेरेंट रॉक मटेरियल होता है वो क्लाइमेटिक कंडीशन, नेचुरल वेजिटेशन और ह्यूमन एक्टिविटीज से ये सॉइल फॉर्मेशन रिलेटेड होता है। अब fine vegetal and animal remains called humus add to the fertility of the soil। The importance of the soil lies in its fertility। अब देखो जो रिमेन होते हैं, रिमेन्स कौन से? एनिमल्स के और ट्रीज के, वो उनसे क्या बनता है? ह्यूमस बनता है। और ह्यूमस से लैंड की जो फर्टिलिटी है वो बढ़ती है। अब देखेंगे सॉइल फॉर्मेशन। सॉइल फॉर्मेशन इज अ स्लो प्रोसेस। इट टेक्स थाउजेंड ऑफ ईयर टू फॉर्म अ वेरी थिन लेयर। अब देखो सॉइल फॉर्मेशन एक बहुत लंबी प्रक्रिया है जो हजारों सालों से चलती है। थिकनेस ऑफ सॉइल इज सेल्डम मोर देन 1 to 3 मीटर्स। अब जो थिकनेस होता है सॉइल का वो 1 to 3 मीटर्स तक होता है। बियॉन्ड दिस डेप्थ रॉक्स डू नॉट हैव द एलिमेंट्स नेसेसरी फॉर प्लांट ग्रोथ। अब देखो इसके आगे का जो पार्ट होता है वो रॉक्स का होता है। द राइट मिक्स ऑफ मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर मेक द सॉइल फर्टाइल। अब देखो करेक्ट मिक्सचर होना चाहिए मिनरल्स का और ऑर्गेनिक मैटर्स का, तो सॉइल फर्टाइल बनती है। सॉइल इज फॉर under specific natural conditions. The quality of soil varies from place to place. Soil also differs in color, texture and fertility. The factors responsible for soil formation are as follows। अब देखो जो सॉइल का फॉर्मेशन होता है वो एक नेचुरल कंडीशन है, और सॉइल की जो क्वालिटी है, सॉइल की फर्टिलिटी है, वो हर जगह अलग अलग पाई जाती है। और सॉइल में भी बहुत सारा डिफरेंस होता है, जैसे कि कलर में, उसके स्ट्रक्चर में और उसकी फर्टिलिटी में। ओके, अब हम आगे के पॉइंट देखेंगे जो सॉइल के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सबसे पहला आता है पेरेंट रॉक मटेरियल। Underlying rocks which contain minerals and make up the bulk of the soil are called the parent rocks। अब what is called the parent rocks? The rocks which contain minerals and make up the bulk of the soil are called parent rock। Parent rock influence the color, texture, chemical properties, minerals content and the permeability of the soil। अब देखो पेरेंट रॉक से ही सॉइल का कलर, स्ट्रक्चर और उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है
और मिनरल्स के कंटेंट से ये सब डिपेंड होता है पेरेंट रॉक से। उसके बाद है रिलीफ। द एलिवेशन एंड द नेचर ऑफ स्लोप इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ weathering and drainage of water. Thus, flat areas have a thicker layer of soil as compared to steep slopes. अब देखो, जो सॉइल के स्लोप होता है, वो स्लोप क्या करता है, ड्रेनेज वाटर का और जो वेदरिंग होता है उस पे अफेक्ट करता है। और उसके साथ साथ ही स्लोप जहाँ पे होता है वहां पे थिकर लेयर, सॉइल का थिकर लेयरिया होता है। और स्टेप स्लोप्स मतलब माउंटेन के स्लोप जो होता है उस स्लोप्स के हिसाब से सॉइल का थिकर लेयर कहाँ पे होता है, फ्लैट एरिया पे ज्यादा होता है। अब क्लाइमेटिक कंडीशन। क्लाइमेटिक कंडीशंस exert both direct and indirect influence on soil formation. Seasonal distribution of temperature and rainfall determine the type and effectiveness of weathering of rocks and humus formation. अब देखो, क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है सॉइल के फॉर्मेशन में। उसके साथ साथ सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, मतलब सीजनल टेम्परेचर का कम ज्यादा जो होता है, और रेनफॉल उसके साथ साथ बहुत ज्यादा सॉइल के फॉर्मेशन पे इफेक्ट करता है। और इसका इफेक्टिवनेस ऑफ वेदरिंग ऑफ रॉक्स एंड ह्यूमस फॉर्मेशन। अब सीजनल जो हमारे इधर कंडीशन होती है उसका रॉक्स फॉर्मेशन में और ह्यूमस पे भी बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। ओके स्टूडेंट्स, दैट इज ऑल अबाउट टुडेज पीरियड।